हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है अल्ट्रा फिजिक्स में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 555 डाइमर एज अ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। ये एक बेसिकली फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होता है जिनमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता, नो स्टेबल स्टेट। एंड इसका जो आउटपुट होता है वो ऑसिलेट होता है कंटिन्यूअस बिटवीन टू अनस्टेबल स्टेट, एंड जिनमें हमें ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रहा इसका वेव फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पहला अनस्टेबल स्टेट है एंड उसके नीचे वाला ये दूसरा अनस्टेबल स्टेट है। इसका जो आउटपुट होता है इसी दो स्टेट के बीच में ऑसिलेट होता है। तो जहाँ पे आउटपुट हाई होता है उसको हम लोग टी ऑन से इंडिकेट करते हैं, एंड जहाँ पे आउटपुट लो होता है वहाँ उसको हम लोग टी ऑफ से इंडिकेट करते हैं। तो पूरा जो टाइम पीरियड होगा वेव फॉर्म का वो क्या होगा, टी ऑन एंड टी ऑफ को ऐड कर देंगे तो पूरे वेव का टाइम पीरियड निकल जाएगा। चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा 555 डाइमर एज अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको काफ़ी इजी गिरेगा क्योंकि वो डायग्राम काफ़ी हद तक मैच होता है इस वाले डायग्राम से। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कॉमन कनेक्शन है उसके और इसके बीच में। उसमें एक रजिस्टर यहाँ पे था जो कि अभी भी है। पिन नंबर 4 एंड 8 एक दूसरे के साथ अभी भी शॉर्टेड है, जो कि चेंज नहीं हुआ है। पिन नंबर 3 से आउटपुट ले रहे हैं हम लोग। पिन नंबर 5 एंड 1 को कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर हमने ऐड किया आरबी पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 6 के बीच में, एंड पिन नंबर 6 एंड 2 को शॉर्ट करके कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया है। अब इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड करने का बेनिफिट क्या है कि इस कैपेसिटर पे जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो पिन नंबर 6 पे जाएगा एंड पिन नंबर 2 पे जाएगा। तो पिन नंबर 6 एंड 2 का जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर कंट्रोल करने वाला है, एंड इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो दो कंपेरेटर्स हैं इनका आउटपुट डिसाइड होगा। तो अगर आपने 555 टाइमर एज अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक करिए, वो वीडियो पूरा देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसका वर्किंग किस तरीके से होता है। चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग देखने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि इस कंपैरेटर का वर्किंग कैसे होता है, ये दोनों कंपैरेटर का वर्किंग कैसे होता है, एंड ये आरएस फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से काम करता है, एंड ट्रांजिस्टर का फंक्शनिंग किस तरीके से है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं ये कंपैरेटर्स का फंक्शनिंग कैसे होता है। तो कंपैरेटर का फंक्शनिंग समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो जो आउटपुट होता है वो प्लस वी सेट की तरफ जाता है। जो कि प्लस वी सेट है वो हाई वोल्टेज है, तो मैं लॉजिक के टर्म में इसको 1 बोल सकता हूँ और सिंपली हाई वोल्टेज बोल सकता हूँ। एंड अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो जो आउटपुट होता है वो माइनस वी सेट की तरफ जाता है। इसको हम लोग लो वोल्टेज बोल सकते हैं और लॉजिक के केस में 0 बोल सकते हैं। ओके, एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो आपको ये 3 स्टेट याद रखने हैं जो अभी यूज़ होने वाले हैं, जिसमें अगर आर का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू 0 है, तो जो उसका डेटा है दैट इज़ क्यू एंड क्यू बार का जो भी उसका प्रीवियस वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। नो चेंज होगा इस कंडीशन में। अगर आर का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू 1 है, तो इस केस में क्या होगा, सेट हो जाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। उस केस में जो क्यू होता है वो 1 स्टेट पे चला जाता है, दैट इज़ हाई वोल्टेज पे चला जाता है, एंड क्यू बार लो वोल्टेज पे आइकन से 0 स्टेट पे चला जाता है। अगर मेरा आर का वैल्यू 1 है एंड एस का वैल्यू 0 है तो इस केस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो रीसेट हो जाता है। इस केस में जो क्यू होगा वो 0 पे होगा एंड क्यू बार जो होगा वो 1 स्टेट पे होगा। तो चलिए वापस से वर्किंग देख लेते हैं। अब देख सकते हैं पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 2 जो है वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है एंड बाद में ग्राउंड किया गया है उसको। अब इनिशियली जब मैं इस सर्किट को ऑन करूंगा तो इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं होगा। तो ऑफकोर्स इस पिन नंबर 6 पे जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा एंड पिन नंबर 2 पे भी जो होगा वो 0 वोल्ट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 वोल्ट है एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 2VCC/3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो V प्लस है वो लेस देन V माइनस है, तो ऑफकोर्स इसका जो वोल्टेज होगा माइनस V सेट होगा और लॉजिक के केस में बोल सकते हो यहाँ पे 0 वोल्ट है। सिमिलरली नीचे वाले कंपैरेटर की बात करेंगे तो नीचे वाले कंपैरेटर पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है।
वहाँ पे देखेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ज़्यादा है V माइनस से, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ऑफ कोर्स V सैट होगा, दैट इज़ इसको लॉजिक के केस में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। सो इस केस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो रीसेट हो जाता है। रीसेट होने के बाद हमारा Q जो होगा वो 0 स्टेट में होगा एंड Q बार जो होगा वो हाई स्टेट में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लूँगा तो जो Q बार होगा वो हाई स्टेट पे होगा, दैट इज 1 स्टेट पे होगा। सो Q बार अभी 0 पे है, इन द सेंस राइट यहाँ का ट्रांजिस्टर का जो बेस होगा वो 0 वोल्ट पे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ट्रांजिस्टर है कट ऑफ मोड में चला गया, तो जिसके वजह से मैं बोल सकता हूँ कलेक्टर और इमिटर को डिस्कनेक्ट कर दूँ, राइट, ये कनेक्शन निकाल दूँ सिंपली। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी जो करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होता है, चार्जिंग होने लगता है, चार्ज बढ़ने लगता है। तो चार्ज बढ़ेगा तो ऑफकोर्स पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 2 पे जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा, बराबर। सो पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 2 का जो वोल्टेज है, राइट, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज VCC/3 से ज़्यादा होगा, यही सेम वोल्टेज यहाँ पे आएगा ऊपर वाले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एंड नीचे वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आएगा। ऊपर वाले कंपैरेटर की बात करेंगे तो ये वोल्टेज अभी भी इससे कम है, तो इसका जो आउटपुट है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा, दैट इज़ 0 पे ही रहेगा। नीचे वाले कंपैरेटर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो नेगेटिव वोल्टेज है वो VCC/3 से ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा है। ऑफकोर्स V माइनस बड़ा हो गया है V प्लस से, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो माइनस V सेट हो जाएगा, तो जिसके वजह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लो वोल्टेज जनरेट हुआ है, तो मैं इसको वो लॉजिक के केस में 0 लिख सकता हूँ। तो अब हुआ यहाँ पे क्या, S का वैल्यू 0 हो गया, R का वैल्यू 0 हो गया। अब इस कंडीशन में जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसका आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं आता, मतलब Q जो होगा वो 0 पे ही होगा एंड Q बार जो होगा वो 1 पे होगा। तो अभी भी कुछ भी स्टेट में चेंजेस नहीं आया, ट्रांजिस्टर अभी भी कट ऑफ मोड में ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि कैपेसिटर का चार्जिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग ज़्यादा हो जाएगा 2 VCC/3 से, जैसे जस्ट क्रॉस करा 2 VCC/3 से क्रॉस करा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा सेम 2 VCC/3 से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाला जो कंपैरेटर है, ये वाला जो कंपैरेटर है वो 0 से किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ऑफकोर्स इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज़ V प्लस, बड़ा है ना V माइनस से, तो ऊपर वाला कंपैरेटर हाई V से प्लस V सेट देगा, तो जिसके वजह से जो कंपैरेटर होगा वो हाई वैल्यू देगा, दैट इज़ प्लस V सेट देगा। लॉजिक के केस में इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं। नीचे वाले कंपैरेटर की बात करेंगे तो अभी भी नीचे वाला जो कंपैरेटर है उसका जो V माइनस है वो अभी भी बड़ा है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो अभी भी 0 ही देगा। तो इस केस में क्या हो गया, अभी S का वैल्यू मेरा हो गया 1, R का वैल्यू कितना हो गया 0, R में अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं हो गया। तो इस केस में मेरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट कंडीशन में चला गया। सेट में क्या होता है, Q जो होता है वो 1 होता है एंड Q बार जो होता है 0 हो जाता है। सो मेरा जो Q बार था यहाँ पे वो अभी 1 से किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। Q बार किस पे चला गया, 0 पे चला गया एंड Q जो है वो 1 पे चला गया। अब जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, बेस में 1 गया, इन द सेंस हाई वोल्टेज गया, जिसके वजह से ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। कट ऑफ से किस में चला गया, सैचुरेशन रीजन में चला गया। सो जैसे ही सैचुरेशन रीजन में जाएगा मैं बोल सकता हूँ कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये शॉर्ट हो जाएंगे, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, ये क्या होगा, इस तरीके से डिस्चार्ज होने लगेगा, कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज होने लगेगा। तो अब देखिए डिस्चार्जिंग सिर्फ RB के थ्रू हुआ, इसके पहले चार्जिंग कैसे हो रहा था, चार्जिंग कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो हमने चार्जिंग देखा RA एंड RB के थ्रू हो रहा था, डिस्चार्जिंग देखा किसके थ्रू हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग सिर्फ RB के थ्रू हो रहा। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक चार्जिंग टाइम निकालना और एक डिस्चार्जिंग टाइम निकालना। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो इस दोनों रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा था एंड जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो सिर्फ RB में से करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब एक कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है, अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज होगा कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है।
अब डिस्चार्ज होगा तो ऑफकोर्स इसका वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो जैसे ही इस कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो जाता है 2 Vcc/3 से, अब जो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग वोल्टेज से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 1 स्टेट था वो किस में चला जाएगा, 0 स्टेट में चला जाएगा। और नीचे वाले कंपैरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इन्वर्टिंग वोल्टेज है अभी भी V+ से ज़्यादा है, इसका जो आउटपुट है अभी भी 0 ही रहेगा, जो कि पहले से ही 0 था। तो यहाँ पे हो क्या गया, अभी S का वैल्यू 0 हो गया, R का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, जो कि Q अभी भी 1 पे है एंड Q बार अभी भी 0 पे है। अभी भी डिस्चार्जिंग पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कैपेसिटर का वोल्टेज और भी कम होगा। जैसे ये थोड़ा सा कम हुआ Vcc/3 से, ऊपर वाला जो कंपैरेटर है उस पर तो कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, उसका स्टेट एज इट इज़ रहेगा 0। बट नीचे वाले कंपैरेटर का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V+ जो है वो बड़ा हो गया V- से, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो प्लस V साइड की तरफ जाएगा। इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ लॉजिक हाई पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, S का वैल्यू तो 0 है, R का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, रीसेट कंडीशन में चला जाएगा। रीसेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q बार जो होगा वो हो जाएगा 1 एंड Q जो हो जाएगा 0। अब Q 0 होगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो हो जाएगा वो अगेन किस में चला गया, कट ऑफ रीजन में चला गया। अब इसके वजह से क्या होगा, ये कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा एंड कैपेसिटर का चार्जिंग होने लगेगा कुछ इस तरीके से। अब इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से है, इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं होता तो राइट ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा एंड Q बार एज इट इज़ 1 पे रहेगा, जो कि हमने देखा था। एंड जैसे ये Vcc/3 से क्रॉस करा, अभी भी राइट Q बार 1 पे ही रहता है, उसको कुछ चेंजेस नहीं होगा। एंड जैसे ये 2 Vcc/3 से क्रॉस करता, कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है एंड Q बार जो होता है 1 से 0 पे चला जाता है। एंड देन जैसे ये Vcc/3 से नीचे आएगा, जस्ट नीचे आ जाएगा, कैपेसिटर वापस से चार्ज होने लगता है एंड Q बार 0 से 1 स्टेट पर चला जाता है। एंड इसी तरीके से डिस्चार्जिंग होगा तो ये 0 पे आ जाएगा, चार्जिंग होगा तो ये 1 पे आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट है। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट डिसाइड हो रहा। तो ये जो स्टेट है ये दोनों ही स्टेट अनस्टेबल है, इसलिए 555 टाइमर को हम लोग अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बार इनिशियली कैपेसिटर 0 वोल्ट पे था, बट एक बार जब मल्टीवाइब्रेटर स्टार्ट हो गया तो इसका जो वोल्टेज है कुछ 2 Vcc/3 एंड Vcc/3 के बीच में ही ऑसिलेट हो रहा। एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाता है, इस आउटपुट वेव का टाइम पीरियड क्या है एंड इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी पूछा जाता है। एक बार टाइम पीरियड निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इस वेव का पूरा टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ऑन टाइम को लेट W से इंडिकेट करते हैं एंड एक ऑफ टाइम को इसको इंडिकेट करेंगे T-W से। ऑफकोर्स T में से W को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो ऑफ टाइम होगा वो T-W होगा। ओके, सो ये ऑन टाइम W है, इस केस में क्या हो रहा है, कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। तो पहला वाला केस क्या देखेंगे हम लोग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दूसरा वाला T-W, इस केस में क्या हो रहा है, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो दूसरा केस क्या देखेंगे हम लोग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं बेसिक इक्वेशन मालूम है स्विच का, दैट इज़ ये वाला इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। Vc क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज है टाइम t। Vi क्या है, इनिशियल वोल्टेज। Vf क्या है, टारगेट वोल्टेज और यू कैन से फाइनल वोल्टेज। Vi इनिशियल वोल्टेज है 1 - e⁻t/RC एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है Vi इनिशियल वोल्टेज, V जो है हमारा टारगेट वोल्टेज है एंड Vc कैपेसिटर वोल्टेज एट टाइम t। तो लेट पहले देख लेते हैं कैपेसिटर का चार्जिंग के केस में क्या होगा। जब इनिशियल वोल्टेज क्या है, Vcc/3, आप देख सकते हैं इस वेव फॉर्म में, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है राइट, ये चार्जिंग वाला पार्ट है। आप देखो यहाँ से कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये रहा Vcc/3 एंड जब पूरा चार्ज हो जाएगा दैट इज़ 2 Vcc/3 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज Vcc/3 है एंड आफ्टर टी टाइम दैट इज कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, 2 Vcc/3। बट हमारा फाइनल वोल्टेज क्या होगा, Vcc, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है वो किधर जा रहा है, Vcc की तरफ जा रहा है। सो हमारा Vf जो होगा वो Vcc हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे वही वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। Vc के जगह क्या पुट कर देंगे, 2 Vcc/3
एंड इनिशियल वोल्टेज VCC/3 है, ये टारगेट वोल्टेज एंड इनिशियल वोल्टेज, बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। सो ये वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 VCC माइनस VCC दैट इज़ 2 VCC/3। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे VCC/3 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 को कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, राइट, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे 2 बचेगा। सो यहाँ पे 2 1 2 बच गया, बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले 1 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। सो ये 2 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा एंड ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, इस वाले पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इसको राइट साइड में ले लेते हैं। तो ये राइट लेफ्ट साइड आ गया, ये 1 माइनस 1/2 एज इट इज़ हो गया। अब ये माइनस राइट नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा कुछ इस तरीके से एंड 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या करेंगे, राइट, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब क्या होगा, जब ये ई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा log टू द बेस ऑफ ई ऑफ 2 हो जाएगा एंड W/RC एज इट इज़ रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा RC इंटू log टू द बेस ऑफ ई ऑफ 2। जब log टू द बेस ऑफ ई ऑफ 2 को हम लोग log टू द बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देंगे, सो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस केस में जो रजिस्टर है, राइट, वो क्या होगा RA प्लस RB होगा, क्योंकि हमारा जो चार्जिंग होता है कैपेसिटर का कुछ इस तरीके से होता है कैपेसिटर का चार्जिंग। सो इस केस में क्या हो रहा है, करंट कुछ यहाँ से एंड यहाँ से फ्लो हो रहा है। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हमारा जो R का वैल्यू होगा वो RA प्लस RB होगा। देयरफॉर W का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2.303 एंड R के जगह क्या पुट कर देंगे RA प्लस RB एंड log टू द बेस 10 ऑफ 2 एज इट इज़ रहेगा। जब log टू द बेस 10 ऑफ 2 का वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा एंड बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन। लेडीज को क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग देखेंगे। कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग देखेंगे तो इनिशियल वोल्टेज कितना होगा 2 VCC/3। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेव फॉर्म में कैपेसिटर कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस में इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, ये 2 VCC/3 एंड टाइम टी के बाद जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा VCC/3। ये कहाँ पे रीच करने वाला है, 0 की तरफ रीच करने वाला है। तो मेरा जो टारगेट वोल्टेज होगा और यू कैन से फाइनल वोल्टेज होगा वो 0 की तरफ होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा फॉर डिस्चार्जिंग, इनिशियल वोल्टेज कितना होगा 2 VCC/3, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा आफ्टर टी टाइम वो क्या होगा VCC/3, फाइनल वोल्टेज कितना हमारा 0 है। पर यहाँ पे डिस्चार्जिंग किसके थ्रू होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होता है। सो करंट किस में फ्लो हो रहा है, सिर्फ RB में से फ्लो हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो करंट का डिस्चार्जिंग है कुछ इस तरीके से होगा। सो इसमें सिर्फ RB ही कंट्रीब्यूट करेगा टाइमिंग में। सो इस एक्सप्रेशन में हम यूज़ करेंगे R का वैल्यू जो होगा वो RB होगा एंड T का जो वैल्यू होगा पूरे टाइम पीरियड में से W का वैल्यू निकाल लेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। अब क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा RC सर्किट का बेसिक इक्वेशन है। सो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा VCC/3, इनिशियल वोल्टेज कितना है 2 VCC/3 एंड टारगेट वोल्टेज 0 है एंड इनिशियल वोल्टेज 2 VCC/3 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे एंड प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे ये VCC/3 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 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा। सो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे राइट, ये तो 2 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल एंड 2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को राइट साइड में ले लेंगे। सो ये e⁻t/RC हो जाएगा और ये 1 - 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 - 1/2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा एंड इसको नीचे ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब e उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा log टू द बेस e ऑफ 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे t/RC हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो t का एक्सप्रेशन बचेगा कुछ इस तरीके से होगा जब ये RC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट टाइम एक्सप्रेशन फॉर ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे, log E2 का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो ये हमारा ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन निकल गया। सो t क्या होगा हमारा W - t, इस केस में R क्या है हमारा RB होगा। सो हमारा जो W - t का एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा 0.693 एज इट इज़ रहेगा। R के जगह क्या पुट कर दिया मैंने, RB पुट कर दिया एंड C एज इट इज़ है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया 3। अब हमें क्या करना है, पूरे वेव का टाइम पीरियड निकालना है। सो पूरे वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन प्लस
जो हमने W निकाला है यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरे वेव का टाइम पीरियड निकल जाएगा। सो हमने क्या करा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो अभी है यहाँ पे लिखा एंड ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, पूरा टाइम पीरियड मिल गया। दोनों में क्या कॉमन है, 0.693 कॉमन है, कॉमन ले लिया। आर है, आर भी एज इट इज़ रहेगा, पर यहाँ पे वापस आर भी रिपीट है तो 2R भी हो गया, और सी दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल के बाहर रख दिया मैंने। अब क्या होगा, राइट, ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देयर फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। 1/T, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब 1/0.693 डिवाइड करोगे तो ये आपको 1.14 मिलेगा। अब 1/0.693 को डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आपको 1.44 मिलेगा, एंड बाकी वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी 555 टाइमर एज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।